अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि एक हलचल है जो हर वक्त मची हुई है, और ख़ास तौर पर जब से अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा लिया गया उसके बाद से तो एक भौंचाल आ गया मुल्की सियासत में, और बहुत ही एक बेयकीनी की कैफियत है इस वक्त। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब, जिस वक्त मैं व्लॉग कर रही हूँ आधी रात का टाइम है, लेकिन इस वक्त भी ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद इसी वक्त कुछ हो जाएगा, शायद अभी कोई रात में ही वज़ीर आला नया मुंतखब कर लिया जाएगा और ना जाने क्या क्या। लेकिन बहरहाल एक अहम इजलास ज़रूर हुआ है जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। इसके ऊपर भी आपको बताएंगे इस वक्त पीटीआई किन उमूर के ऊपर बात कर रही है, और ये भी देखेंगे कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं। DGISPR का जो आज का एक ब्रीफिंग का हिस्सा था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और बहुत रिएक्शन भी उसके ऊपर आ रहा है, उसका भी थोड़ा सा आपको बताएंगे सूरत हाल क्या है। और फिर जो TLP का इस वक्त एक एहतजाजी मार्च शुरू हो चुका है, बहरहाल अगरचे उसको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, रात क्यों इतनी तारीख, इतनी लंबी, इतनी हलचल वाली और इतनी भौंचाल वाली हो चली है। तो सूरत हाल ये कि जब ये आइडिया हो रहा था पीटीआई को कि अब रुकावटें डालने की तैयारी है जनाब, और नए जो वज़ीर आला नामज़द किए गए हैं सुहेल आफरीदी, उनको रोकने के लिए अब साजिशों का जाल फेंकने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि गवर्नर ख़ास तौर पर जो फैसल करीम कुंडी हैं वो इन तमाम कामों के लिए इस वक्त मरकज़ी किरदार बने हुए हैं। कभी वो ANP के जो रहनुमा हैं उनसे मिलते हैं, कभी उनकी मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें होती हैं, कभी वो पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों से मिलते हैं। और ये तमाम अपोजिशन को मिलने की वजह सिर्फ एक ही है कि किसी तरह से जो मामलात हैं उसमें रुकावट डाली जा सके और अपना कोई वज़ीर आला बनाया जा सके। अगर अपना नहीं भी बनाया जा सकता तो और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हो सके। तो ज़ाहिर है पीटीआई भी इन तमाम चीज़ों को भांप रही थी कि ये शायद इतना आसान नहीं है कि अगला वज़ीर आला मुंतखब हो जाए। तो उन्होंने अपने ऑप्शंस जो हैं वो घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए, और रात गई ये खबरें आने लगी कि आज रात ही स्पीकर बाबर सलीम सवाती KP असम्बली का इजलास बुला लेंगे और आज ही वोटिंग करा के सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब कर लिया जाएगा। ये आइनी तौर पर काफ़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि आम तौर पर इस तरह से इंतखाब नहीं हुआ करता। जब कभी भी वज़ीर आला का इंतखाब हो तो उससे पहले कुछ वक्त दिया जाता है, कागजात नामजदगी जमा होते हैं, अपोजिशन वाले अपना जो कैंडिडेट हैं वो सामने लाते हैं, जो हुकूमत वाले होते हैं वो अपना कैंडिडेट सामने लाते हैं, और फिर उसमें 1-2 दिन का वक्फा भी होता है, और फिर उसके बाद स्पेशल इजलास बुलाकर वोटिंग वगैरह कराई जाती है। तो ये इस तरह से कुछ मुमकिन नहीं लग रहा था कि चंद मिनटों में ही इजलास तलब कर लिया जाए और उसी वक्त उसके अंदर वज़ीर आला का इंतखाब भी हो। बहरहाल ये तमाम लोग एक जगह पर मौजूद रहे, और यानी पीटीआई के जितने भी मेंबर्स थे असम्बली के, और साथ साथ यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो भी मौजूद रहे। तो इस सारी सूरत हाल में जायज़ा लिया गया कि किस तरह से फिर किन ऑप्शंस पर गौर हो सकता है। तो एक दफ़ा तो थरथली मच गई कि जी आज रात ही होने लगा है, और जनाब सब रवाना हो गए और ये मिल गया, प्रोटोकॉल भी मिल गया और जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं थी, और उसके बाद जो ख़बरें सामने आईं वो ये थी कि इसमें बहुत सारे लीगल इश्यूज़ भी हैं। उनको डिस्कस करने के लिए ख़ास तौर पर आधी रात को सलमान अकरम राजा साहब को भी बुला लिया गया, तो वो भी वहाँ पे लीगल अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए पहुँच चुके हैं, और उनके साथ भी मुशावरत हो रही है। अब आइए जायज़ा लेते हैं कि पीटीआई के पास कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले मसला तो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो इस्तीफ़ा है, गवर्नर साहब ये कहते हैं कि जी मुझे तो मिला ही नहीं है, यानी कहने का उनका मकसद ये है कि वो कबूल नहीं कर रहे, और यही उन्होंने बात को इल्तवा में डाला हुआ है कि जी नहीं, इस्तीफ़ा तो उन्होंने भेजा ही नहीं है। और तो और जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के जो जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लॉयर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जी ये तो ड्रामा हो रहा है, उन्होंने तो कोई इस्तीफ़ा दिया ही नहीं है। तो हकीकत ये है कि पीटीआई के पास तो वैसे जो उस इस्तीफ़े की वसूली की रसीद है वो भी मौजूद है, वो शेयर भी कर रहे हैं सबके सामने। लेकिन बहरहाल अगर किसी ने, वो पंजाबी में कहते हैं, कम में कड़म डालना हो तो फिर वो कोई भी तौजी बना लेता है। तो ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त गवर्नर साहब भी कर रहे हैं। मकसद वही है कि कुछ टाइम गेन किया जाए। अब
पहला मसला तो ये है कि फिर पीटीआई अपने वज़ीर आला के लिए इस्तीफ़ा कैसे मंजूर कराए। तो एक ऑप्शन ये गौर करिए, पहली जो ऑप्शन है नंबर 1 ऑप्शन वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब दोबारा एक इस्तीफ़ा लिखकर जाके दे आए, खुद जाके जो है वो गवर्नर साहब को। तो एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर गवर्नर साहब उधर से चले जाएं कि भाई अली अमीन आ रहे हैं और इस्तीफ़ा बाय हैंड दे देंगे या कुछ इस तरह की बात हो, तो उस सूरत में क्या किया जाए। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि अदम एतमाद लाया जाए, यानी अपने ही वज़ीर आला के खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी जाए। अच्छा, अगर ऐसी भी कोई सूरत हाल होती है कि अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई जाती है पीटीआई के अपने मेंबर्स की तरफ से, तो इस सूरत में भी कुछ वक्त दरकार होगा, क्योंकि आमतौर पर जब अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई जाती है फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका इजलास होता है, फ़ौरन उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है, और फिर उस इजलास के बाद अगले वज़ीर आला के इंतखाब के लिए भी फिर अलग से एक सेशन होता है जिसमें अगले वज़ीर आला का इंतखाब होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये भी खासा टाइम टेकिंग है, इसमें भी कुछ दिन लग जाते हैं। तो एक आध दिन में तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर गवर्नर जो है वो फ़ौरन इस्तीफ़ा मंजूर कर लेते तो भले स्पीकर साहब अगले ही दिन इजलास बुला के नया वज़ीर आला मुंतखब कर लेते, लेकिन आपको पता है कि जो रुकावटें डाली जा रही हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो अदम एतमाद का है कि जी अपने ही वज़ीर आला के खिलाफ बहरहाल अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी जाए। इसके अलावा बहुत से मज़ीद सरप्राइजेज़ का भी जिक्र किया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने कोई ऐसी शबखून मारने की कोशिश की तो फिर अगर चूँकि अभी इस्तीफ़ा ये कहते हैं जी मंजूर नहीं हुआ, तो फिर वज़ीर आला जो हैं वो असम्बली तोड़ने की ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये क्या करेंगे, फिर तो अगर असम्बली टूटी तो इनके जितने भी मेंबर्स हैं वो भी साथ रगड़े जाएंगे, तो फिर कहाँ से आप हुकूमत बनाएंगे। चौथा जो ऑप्शन है वो ये भी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़कों के ऊपर एहतजाज किया जाएगा। इस सिलसिले में जो ख़ास तौर पर इनके कारकुनान हैं उनको अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, जुनैद अकबर ख़ान साहब की तरफ से भी, और ख़ास तौर पर पेशावर के जो सदर हैं इनके इरफान सलीम साहब, उनकी तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया। तमाम कारकुनों को हिदायत दी गई है कि जनाब आप सब तैयारी रखें, अगर कोई किसी तरह की भी ऐसी सिचुएशन बनी कि जिसमें कोई शबखून मारने की कोशिश की गई तो फिर सड़कों पर भरपूर टफ टाइम दिया जाएगा। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं जो पीटीआई जो है वो इनके ऊपर गौर कर रही है। इसमें से हतमी तौर पर क्या सिलेक्ट होता है उसका जो ऐलान है वो 12 बजे के करीब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ख़बर ये आई है कि जी 12 बजे के करीब दोपहर में सलमान अकरम राजा और दीगर जो लोग हैं ये बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें सारी जो सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल भी होगा, और हतमी तौर पर जो इनका प्लान होगा उसको भी ज़ाहिरी सी बात है इम्प्लीमेंट करने के हवाले से बताएंगे। तो ये तो पीटीआई के प्लान्स हैं। दूसरी तरफ जो इस वक्त हुकूमती यानी मरकज़ की हुकूमती और खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो उनके पास जी पहला ऑप्शन ये है कि जी अपना वज़ीर आला लाया जाए। उसके लिए वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जी सब इकट्ठे हो जाए, लेकिन सब इकट्ठे भी होके 52 मेंबर्स हैं तो फिर क्या करें। अच्छा जी, तो फिर मेंबर्स तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त तक जो हमारी इत्तलात है एक भी पीटीआई का बंदा इनके हाथों बिकने के लिए तैयार नहीं है, एक भी इनको वोट जो है वो नहीं मिल रहा। ऐसे में वैसे ये भी सवाल उठता है कि वो जो 20-22 मेंबर्स की बात हो रही थी फिर वो मेंबर्स कहाँ गए, क्योंकि बताया तो ये गया था कि 20-22 मेंबर्स जो हैं उन्होंने एफिडेविट लिखकर जमा करवाए हुए हैं और जब कहीं भी उन्हें कहा जाएगा तो वो इस्तेमाल हो जाएंगे। तो लेकिन अभी जो हमें खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक तो एक भी मेंबर पीटीआई का 92 में से नहीं टूटा है, और ये वो दबंग ऐलान के साथ कह रहे हैं कि जी हम सब यूनाइटेड हैं, आप एक भी मेंबर तोड़ के दिखाएं, वो चैलेंज कर रहे हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ गई कि भाई फिर अपोजिशन से वज़ीर आला तो नहीं बनाया जा सकता। फिर दूसरा ऑप्शन गवर्नर रूल है जिसके ऊपर गौर फिक्र कर रहे हैं कि जी अगर अपना वज़ीर आला नहीं भी बनाया गया तो फिर हम गवर्नर रूल लगाने की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, इनमें से ये दोनों में से जो भी काम करेंगे मुझे लगता है कि ये पीटीआई के लिए ज़्यादा फ़ायदे की काम करेंगे और अपने लिए और शायद मुल्क के लिए, सूबे के लिए बहुत नुकसान का काम करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब एक जमात जिसको एक क्लियर मैंडेट मिला है, ऑलमोस्ट एक क्लीन स्वीप किया है उन्होंने सूबे में, तो उनको आप उठा करके 3/4 से 2/3 से कम करके, सादा अक्सरियत से भी कम करके, उनका टोटली मैंडेट ज़ीरो करके उन्हें कोई दूसरा जो जमात है उसको आप वज़ीर आला ज़बरदस्ती का अगर बनवाने तुल जाएंगे, या उनकी जो यानी कह लें आपके गवर्नर रूल लगा के टोटली एक अजीब भी पोजीशन में डाल देंगे सारे सूबे को, तो उससे एक तो ये कि एक सीधा सीधा आप खुद अवाम के सामने आ जाएंगे। देखिए, याद रखिए कि सूबे में इस वक्त ऑपरेशंस जारी हैं और लोग जो हैं वो इन ऑपरेशंस के हामी नहीं हैं, ये बात सबको पता है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े अमन मार्च निकाल कर ये बता दिया हुआ है कि वो ऑपरेशंस के हामी नहीं हैं।
अब आप पहले ये देखते थे कि जो सूबाई हुकूमत थी वो बीच में एक बफर का किरदार अदा करती थी, यानी अगर ऑपरेशंस के दौरान कोई कोलेटरल डैमेज भी हो जाता था और वो लोग बहुत इश्ताल में होते थे, सड़कों पर उन्होंने लाशें रखी होती थी, वो मार्च की कॉल दे रहे होते थे, तो ऐसे में जो सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे थे वो पहुंच जाते थे, वो उनको जाके तसल्ली देते थे, कुछ माली इमदाद भी करते थे, कोई माफ़ी तलाफ़ी भी करवा देते थे। तो इस तरीके से वो जो मामला है वो वहीं पर ठहर जाया करता था। लेकिन जब आप बीच में से सूबाई हुकूमत को ही माइनस कर देंगे और आप डायरेक्ट खुद आके सामने खड़े हो जाएंगे, तो फिर आप याद रखिए कि जब उस वक्त रिएक्शन आएगा तो फिर बीच में बफर कौन होगा, ये सोचने की बात है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा। एक तो ज़ाहिर सी बात है जो पीटीआई के कारकुनान अभी तक इस वजह से भी वहाँ पे थोड़े से कंट्रोल में भी हैं, संभले हुए भी हैं कि चलें जी आपकी सूबे में हुकूमत है, तो अगर आप उनको बिल्कुल उससे भी महरूम करेंगे तो वो भी ज़ाहिर है उसका एक रिएक्शन आएगा। तो इस तरह सूबे में एक मज़ीद अदम इस्तेहकाम आएगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जी हम मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं ताकि हम मुल्क में मईशत की तरक्की कर सकें, तो फिर वो तो नहीं मिलने वाला। उसकी हुसूल के लिए तो आपको इस्तेहकाम चाहिए, इस्तेहकाम के लिए आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। लेकिन अगर आपने वहाँ एक ज़बरदस्ती की कठपुतली गवर्नमेंट मुसल्लत की या ख़ुद सामने आ गए, तो फिर वहाँ पे इस्तेहकाम तो नहीं आने लगा सियासी। तो ये तमाम चीज़ें जो यकीनन हर तरफ से सोची जा रही होंगी। तो इस वक्त जो है वो काफ़ी पोजीशन जो है वो इधर अपोजिशन की ख़राब है और उनके लिए दोनों चीज़ों के ऊपर अमल करना खासा मुश्किल है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हुक्म यही है कि जी सुहेल आफरीदी को किसी सूरत नहीं बनने देना। अब इतना ज़्यादा मसला क्यों है सुहेल आफरीदी से, यकीनन आप भी ये सोच रहे होंगे। तो देखिए एक दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जो सुहेल आफरीदी की कमिटमेंट है इमरान खान साहब के साथ वो बड़ी वाज़ेह है। बल्कि आज मैं सुन रही थी कि लिहाज अली जो एक पीटीआई के नाक़िद सहाफ़ी हैं और लोकल सहाफ़ी हैं पेशावर के, वो मतीउल्लाह जान साहब के इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि सुहेल आफरीदी इमरान खान का एक ऐसा वर्कर है कि अगर इमरान खान उसको ये बोल दे कि 5वीं मंजिल से छलांग लगा दो, तो वो बग़ैर सोचे समझे छलांग लगा देगा। तो यानी वो ये बता रहे हैं कि वो इतना इमरान खान को मानता है कि अगर इमरान खान उसको 5वीं मंजिल से छलांग लगाने का कहेगा तो वो इफ़ एंड बट या उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचेगा, वो लगा देगा। तो जब एक ऐसा कमिटेड बंदा एक बड़े ओहदे पे बैठने जा रहा हो तो जाहिर है एक परेशानी बनती है। फिर वो खुद एक ऐसे इलाके से जहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं और जहाँ पर वो तमाम उम्र अपनी जो उसने जवानी देखी है, तमाम चीज़ों को उसने देखा है, तो उसके अपने जो ख़यालात हैं वो भी बिल्कुल हूबहू इमरान खान वाले हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो ख़ुद मुत्तफ़िक नहीं होगा लेकिन सिर्फ इमरान खान के कहने पे, बल्कि वो ख़ुद भी उन चीज़ों से उतना ही इत्तेफ़ाक करता है, बल्कि उससे ज़्यादा ही आगे सोचता होगा। तो इस वजह से भी एक मसला है। और फिर एक और जो मसला रिपोर्ट हो रहा है वो ये भी है कि कुछ लोगों ने उनसे राब्ता करने की भी कोशिश की। जब उनका नाम नामज़द हुआ तो कुछ राब्ता करने की कोशिश की गई कि चले मिल बैठ के कोई मामलात को तय कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। लेकिन साहब ने आगे से जवाब ये दिया, यानी सुहेल आफरीदी साहब ने ये जवाब दिया कि जनाब वो पहले अपने लीडर से मिलेंगे और फिर लीडर जिस तरह उन्हें कहेंगे वो उसी हिसाब से मुशावरत करके फिर किसी से मुलाकात करेंगे। तो इस जवाब ने भी खासा झटका लगाया कि भाई ये तो अभी सीट पे बैठा भी नहीं है और पहले ही ये वाली सूरत हाल है, तो फिर आगे क्या होगा। तो अब ये सारी मसाइल हैं जिसकी वजह से सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर एक लंबा क्रॉस है और अब ये क्रॉस हटाने के लिए पीटीआई ने जिद पकड़ ली है। पहली दफ़ा पीटीआई इतने अरसे के बाद इतनी मुत्तहिद नज़र आ रही है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि ये मेरा ख्याल है एक इन्हें थैंक्स ही करना चाहिए, एक तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और दूसरा जो इमरान खान साहब का फैसला था अली अमीन गंडापुर साहब के इस्तीफ़े का। जैसे ही उनका इस्तीफ़ा आया और जैसे ही अगले बंदे का नाम आया, उसके बाद जो एक मुनक़सिम पीटीआई थी ग्रुप्स में, खैबर पख्तूनख्वा में 3-4 बड़े-बड़े ग्रुप्स बन चुके थे, आपस में कम्युनिकेशन भी ख़त्म हो चुकी थी, बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे की सपोर्ट नहीं थी, सूबाई हुकूमत और तरफ है और तंजीम और तरफ है, तो अजीब सूरत हाल खिचड़ी पक रही थी और कारकुन टोटली डिसअपॉइंटेड थे। ऐसे में नए वज़ीर आला के इंतखाब के नाम के ऊपर फ़ौरी तौर पर सब एकदम यूनाइटेड भी हो गए, दोबारा से जोश जज्बा भी आ गया और इसलिए भी सब बहुत खुश थे कि जी एक मिडिल क्लास वर्कर को इमरान खान ने सेलेक्ट किया है, तो इसलिए और भी ज़्यादा सब एक्साइटेड हो गए। और फिर ऊपर से जब उस निज़ाम ने मुखालफत शुरू की कि हम नहीं बनने देंगे, तो उस चीज़ ने इनके अंदर और एक जज्बा पैदा कर दिया कि अब तो हम बना के रहेंगे। तो अब एक बिल्कुल नया रूप नज़र आ रहा है इस वक्त मुझे पीटीआई का। सोशल मीडिया भी जो इनका बिल्कुल डिवाइडेड था और एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे थे पिछले चंद दिनों में, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये लोग खा जाएंगे एक दूसरे को, इस कदर लड़ाई बढ़ चुकी थी। लेकिन अब वो भी सब बिल्कुल एक पेज पर आए हुए हैं और
टोटली जो नामज़द वज़ीर आला है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मुखालिफत हो रही है उसकी खूब मिलकर जो है वो इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। तो इस वक्त आपको पीटीआई बिल्कुल एक यूनाइटेड पीटीआई नज़र आ रही है, नंबर 1। एक जोश जज्बे वाली पीटीआई नज़र आ रही है, नंबर 3 एग्रेसिव पीटीआई नज़र आ रही है, और बिल्कुल एक अलग रंग ढंग और रूप नज़र आ रहा है। तो ये एक फ़ायदा ज़रूर हो गया इस पूरी भोंचाल में पीटीआई की हद तक। अच्छा, अब इससे आगे निकलते हुए अली अमीन गंडापुर साहब को भी तारीफ़ मेरा ख्याल है मिलनी चाहिए। वो आज DI खान वापस पहुँचे हैं, तो वहाँ पे बड़ा पुरतपाक उनका इस्तकबाल हुआ। तो मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने आखिरी जो अच्छा काम किया है वो ये कि इमरान खान का फ़ैसला कबूल किया, बग़ैर हीलो हुज्जत के कबूल किया, और फिर इसी वजह से उन्हें दोबारा इज़्ज़त भी मिली है और उन्होंने अपनी सियासत भी बचा ली। आज आप देखिए उनका जो काफ़िला है, बड़ी उनको रिस्पेक्ट मिली और बड़ा शानदार उनका इस्तकबाल किया गया। तो ये उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है कि जिसकी वजह से यकीनी तौर पर उनको बहुत लोगों ने वहाँ पे वेलकम भी किया है। वरना ये वही गंडापुर थे जिनको एक हफ़्ता पहले यही कारकुन जो हैं वो जूते दिखा रहे थे, लेकिन आज उनको फूलों के हार पहना रहे हैं और फूलों की पत्तियां निछावर करें, इसलिए कि उन्होंने इमरान खान का साथ दिया। अगर वो मुखालिफों के साथ मिल जाते तो वो काफ़ी गड़बड़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो कम अज़ कम यहाँ पर उन्होंने बहुत इमरान खान की साथ वफ़ादारी निभाई है। तो अब ये कहा जा सकता है कि इससे पहले बहुत से मामलात में जब वो नहीं भी इमरान खान की बात मान रहे थे, तो मुमकिन है कि वो अपने तौर पे चीज़ों को हल करने की कोशिश कर रहे हों, या उनसे नहीं हो रही होंगी, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये काम उन्होंने इसी तरह कर दिया जैसे इमरान खान ने कहा। अब डेरा इस्माइल खान से वैसे एक और ख़बर आज अफसोसनाक भी आई है, वो ये कि जो वहाँ पे दहशतगर्द हैं उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया है, और वहाँ पे पता ये चला है कि खासा भारी जानी नुकसान हुआ है। अभी ऑफिशियली उसके कुछ नहीं आए हैं फिगर्स, लेकिन पता ये चला है कि काफ़ी पुलिस एहलकार उसमें शहीद हुए हैं। तो डेली बेसिस पर जैसे मैंने कहा कि जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी शहादतें हो रही हैं, और ये बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। ज़ाहिर है हर जो पाकिस्तानी है वो जब ये मामला देखता है, जिस तरह फ़ौजी बेचारे शहीद हो रहे हैं, एहलकार हमारे या पुलिस वाले, तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारे लोग हैं, हमारे में से ही हैं, और जब वो इस तरह दहशत गर्दों के साथ लड़ाई में रोज़ 8-10 अगर शहीद हो रहे हैं, तो हर कोई तकलीफ़ में मुब्तला होता है। तो इस वजह से ये काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ आज इस मामले के ऊपर कि तालिबान को वापस कौन लेकर आया, बड़ी बहस हुई, क्योंकि आज DGISPR ने इस मामले को छेड़ दिया और फिर होल एंड सोल सिर्फ एक शख्स के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि जी वो सिर्फ एक शख्स था और वो इमरान खान था। हालांकि ये वैसे फैक्ट्स की काफ़ी अलग बात है। पाकिस्तान में कभी भी कोई एक शख्स जो है वो किसी फैसले में कैसे अपनी मर्जी कर सकता है, जबकि हम जानते हैं कि शुरू से ही पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना वजूद भी रखती है और अपनी ताकत भी रखती है। तो अगर एक लम्हे को हम ये मान भी लें कि ये इमरान खान की ख्वाहिश होगी, तो तब भी वो कभी भी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते थे जब तक कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा जो हैं वो उनके साथ ऑन बोर्ड ना होते। ये अलग बात है कि इमरान खान की ख्वाहिश तो क्या होनी थी, अब काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं। सब पता चल रहा है कि ये अफ़गान हुकूमत की तरफ से इनिशिएट किया गया था कि जी TTP को वापस ला के किधर बसाना है, कैसे करना है, और उसके ऊपर फिर जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने कहा था कि हम ये करना चाहिए हमें, और हम करने जा रहे हैं। और फिर इसके ऊपर जो आपकी सियासी क़यादत है उनको ब्रीफिंग्स भी दी गई। इनिशियली इमरान खान का दौर था उस वक्त, लेकिन उस पर कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए थे, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई और फिर PDM आ गई, और PDM के दौर में फिर उसके ऊपर टॉक्स जो थी वो आगे बढ़ी। अब मज़े की बात ये कि इससे पहले तो बहुत खुल के शायद इस पर इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन आज चूँकि DG साहब ने बात कर दी तो अब सारे पुराने क्लिप निकाल कर लेकर आ रहे थे, जिसमें राना सनाउल्लाह अपने मुंह से हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बता रहे हैं कि जी हम लेके आए। इधर से आपके जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो बता रही हैं कि जी हम टॉक्स कर रहे हैं। बहुत से जो अखबारात हैं उनके तराशे मौजूद हैं, तो बहुत सारी अवेलेबल हैं ऐसे। और बहुत से लोग जो उस वक्त के यानी आप विटनेस हैं वो खुद आके बता रहे। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है, शीरी मज़ारी साहबा ने ट्वीट किया है, मोहसिन दावड़ ने कहा है कि अगर ऐसा ही है तो आप भाई जो उसके मिनट्स हैं या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है उस इजलास की, तो वो आप पब्लिक कर दें, पता चल जाएगा कि किसने किया और किसका फैसला था। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब सामने आ चुकी हैं। आज मुराद सईद ने भी बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और DG साहब को इसी मामले के ऊपर जवाब दिया है, और उन्होंने बड़ी माइन्यूट डिटेल्स के साथ जवाब दिया है। मैं पूरा उनका नहीं पढ़ी जो उनका पूरा ट्वीट है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि जनाब पहले तो आपने ये मान लिया आज के ये वापस लेके आए हैं और आप लोग लेके आए हैं, और जानबूझकर लाकर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को बसाया गया। और फिर उसके बाद उन्होंने एक टाइमलाइन के साथ बताया है कि अक्टूबर में उन्होंने
कोशिश शुरू की, मुज़ाकरात नाकाम हुए, फिर हमने दलाइल से बात की, वज़ीर-ए-आज़म ने आपका मंसूबा मुस्तरद कर दिया। फिर वो बता रहे रजीम चेंज के अगले महीने पीडीएम को इस मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि एक वफ़्द भेजा गया। फिर हमने शोर मचाया कि जी ये वफ़्द क्यों जा रहा है, किस एजेंडे और किस मैंडेट के साथ जा रहा है, हमें नहीं बताया गया। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि अगस्त 2022 में अफ़गानिस्तान से उनको लाने का सिलसिला शुरू होता है। फिर वो अपना ही बताते हैं कि मैंने उस पर आवाज़ उठानी शुरू की गई तो मुझे कहा गया कि स्टे आउट ऑफ इट। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि जी मैंने अवामी तहरीक चलाई तो फिर मुझे आप ही के इदारे ने फ़ोन किए कि जी 48 घंटे दीजिए, वापस चले जाएंगे। फिर हैरान कुन तौर पर आपके ज़ेरे साया वो सवात से निकल भी गए। दीर के पहाड़ों तक पहुंचे थे कि मैंने फिर एहतजाज की कॉल दी। फिर ISPR और ISI का फ़ोन आया कि सवात से तो निकल गए हैं, मुल्क के ठेकेदार तो ना बनो। और फिर उसके बाद वो आगे बताते हैं जब मैंने उसके ऊपर मज़ीद आवाज़ उठाई तो फिर तालिबान भी गुस्सा होने लगे, आप भी गुस्सा होने लगे। वो इसलिए गुस्सा होने लगे कि आपने उनको लाने और आबाद करने का वादा कर रखा था। आप इसलिए गुस्सा होने लगे कि रियासत तो हम हैं, अगर हमने जंग का फ़ैसला कर लिया तो ये कौन है रास्ते में रुकावट बनने वाला। और फिर मैंने इल्तिजाएँ की, आप नहीं माने। और फिर वो उसके बाद बताते हैं कि वाज़ेह था कि जनूबी अजला से उनको लाया जाएगा, लिहाजा मैंने वहाँ पे फिर अमन तहरीक की कॉल दे दी। तो इस तरह इन्होंने एक पूरी लंबी टाइमलाइन बताई कि कब कब वो कैसे कैसे करते रहे हैं और किस किस तरह उन्होंने बताया कि कोशिश की कि अमन जो है वो बहाल रहे और लोगों को वापस ना लाया जाए। और फिर आखिर में उन्होंने बड़ी सख्त बातें भी की हैं जो कि मैं अभी रिपीट नहीं कर रही, लेकिन ये उन्होंने जो इदारे के हवाले से हैं बड़ी सख्त बातें की हैं कि जिन कदमों से लेकर आए हो उन्हीं पैरों पर वापस भिजवा दो, जैसे फैलाया है वैसे समेट भी लो, बहुत हो गई ये अदाकारियाँ तुम्हारी, रियाकारियाँ। और ये मुराद सईद साहब का आज बहुत ही लंबा सा एक ट्वीट भी आया है। तो ये सारी जी कहानी है। और अब इसके आगे क्या होता है, अगला वार कहाँ से पहले होता है, इसको देखना होगा। लेकिन ऐसे में TLP ने अपना एक अलग से शो जो है वो शुरू किया हुआ है। TLP ने एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया हुकूमत को, क्योंकि अब उन्होंने कोई 1 डे या 2 डे का प्लान नहीं रखा। उन्होंने कहा हम 7-8 दिन में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब सवाल ये है कि अगर TLP 7-8 दिन जो है हुकूमत को इसी परेशानी में मुब्तला रखती है कि ये उनका एहतजाज जारी रहेगा, तो क्या इतने दिन ये जो तमाम कंटेनर्स हैं और जो पूरा सील कर दिया आपने जुड़वा शहरों को, क्या ये आप इसी तरह बंद करने के मुतहम्मिल हो सकते हैं? क्या 8-10 दिन तक लोग इसी तरह जलीलो ख्वार होते रहेंगे? क्या इसी तरह मोबाइल फ़ोन की बंदिश रहेगी? क्या इसी तरह लोग हस्पताल जाने के लिए तकलीफ़ में रहेंगे? आज इतनी खौफनाक वीडियो देखी कि एक वालिद अपने बच्चे को लेके अस्पताल जाना चाह रहे थे, लेकिन रास्तों की बंदिश की वजह से पैदल उन्होंने गोद में उठाया हुआ है, बच्चे को लेके जा रहे हैं अस्पताल। तो आम आदमी सफ़र कर रहा है भाई। अभी तो वो लाहौर से भी नहीं निकले थे और आपने इस्लामाबाद पिंडी को ऐसे बंद कर दिया जैसे वो कोई बिल्कुल इस्लामाबाद पिंडी पहुंच चुके हैं। तो वो तो क्या लोगों को तकलीफ़ पहुंचाएंगे, आपने उससे ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ पहुंचा दी है। पूरा पंजाब जिस तरीके से सील कर दिया गया है, तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। और जो फिर बीच में वक्तन फ़वक्तन एक इदारों के साथ उनकी झड़पें जारी हैं वो रहते हैं। और इस दफ़ा ठीक ठाक पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। ये समझ रहे थे कि शायद ये भी PTI के निहत्ते सियासी कारकुन हैं कि जी इनके ऊपर आप शेलिंग करेंगे तो वो चुप करके बेचारे शेलिंग खा खू के मरते मराते बेचारे गिरते गिराते घरों को चले जाएंगे। तो ये जनाब TLP वाले आपको पता है ये ज़रा अलग ट्रेंड किस्म के लोग हैं और ये तो भी ठीक ठाक आगे से जवाब देते हैं। तो इन्होंने खूब जो पुलिस एहलकार है उनको ज़ख्मी किया है और इसके साथ साथ खुद भी ज़ाहिर इनके बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो ये इनकी जो आंख मचोली चल रही है। हाफिज़ साद जो हैं जी इनके अमीर जो है वो साथ साथ चल रहे हैं और शादरा तक आखिरी इत्तलात तक पहुँच चुके हैं और रात इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ शेलिंग हो रही है। लेकिन अब मुझे एक जो चीज़ है उसने कुछ सवालात को सोचने पर मजबूर कर दिया कि TLP तो हमेशा से यही समझी जाती रही है कि ये तो उन्हीं की एक प्रॉक्सी है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि अभी तो कोई ज़रूरत भी नहीं है एहतजाज की। भाई या तो आप उस वक्त एहतजाज कर रहे होते कि जब वाकई कोई वहाँ पे हलाकतें हो रही थी, गज़ा में लोग शहीद हो रहे थे, बच्चे मर रहे थे, भूख से मर रहे थे, तब आप कर रहे होते तो समझ में भी आता। अब वहाँ पे अमन मुआहदे हो रहे हैं, यहाँ पे आपने एहतजाज शुरू कर दिया है। तो ये समझ नहीं आ रही कि इस एहतजाज का पसे पर्दा मकसद क्या है। इस वक्त फ़लस्तीन के लिए तो बहरहाल ये एहतजाज नहीं है, लेकिन फिर इस एहतजाज का इस वक्त मकसद क्या है, जबकि ये तो ख़ुद इसी रजीम के ही आप समझ लें कि हम हामी जमात कह सकते हैं। क्या इनको किसने इस दफ़ा आशीर्वाद दी है, किसने इशारा किया है जो ये इस वक्त सड़कों पर हैं
اور اگر کسی نے انہیں دیا ہے تو پھر ان کے ساتھ ہائی ہینڈڈنس کیوں ہو رہی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو بہرحال اس وقت سوال اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن بہرحال جو ہمارا کنسرن ہے وہ یہ کہ جو یوز آف ایکسیسو پاور ہے اس کی وجہ سے بہت سے عام لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ جو ایک راستوں کی بندش ہے، جو ایک معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں، وہ علیحدہ ایک خواری کی بات ہے، وہ پریشان کن صورتحال بن جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب یہ سارا معاملہ کدھر جا کے رکتا ہے، لیکن بہرحال ٹی ایل پی جو ہے وہ بھی اب سڑکوں پر آ گئی ہے، گیم اس کی کیا ہے یہ بھی کچھ ہی دیر میں اوپن ہو جائے گی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔